कंट्री की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके सिटीजन्स होते हैं। उन्हीं के टैक्सेस से देश चलता है। उन्हीं की मेहनत से इकोनॉमी ग्रो करती है और उन्हीं के सपोर्ट से गवर्नमेंट्स टिकती है। लेकिन चाहे कंट्री डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप, एक चीज ऑलमोस्ट हर जगह कॉमन है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक उनके डिसीजंस को फॉलो करे, और इसके लिए हर कंट्री की गवर्नमेंट्स अपना अलग अलग तरीका यूज करती है। कहीं सेंसरशिप, कहीं नेशनलिज्म, कहीं मीडिया नैरेटिव्स, तो कहीं फियर। हेलो फ्रेंड्स, निकिता दिस साइड। तो आज देखते हैं कि दुनिया की अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स अपने सिटीजन्स की थिंकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, और क्या हम वाकई उतने इंडिपेंडेंट हैं जितना हम सोचते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अमेरिका, ऑल्सो नोन एज द यूनाइटेड स्टेट्स। अब अमेरिका, जो ग्लोबली अपने आप को वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नेशन मानता है, और ऑनेस्टली उसके पास इस बात को प्रूव करने की कैपेसिटी भी है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट है, लेकिन ट्रंप ने रिसेंटली कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिनसे काफ़ी अमेरिकन सिटीजन्स भी डिसएग्री करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइस की। आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट। ये एक फेडरल एजेंसी है जिसका काम इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करना और अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन लेना है। लेकिन कंट्रोवर्सी एजेंसी के एग्जिस्टेंस को लेकर नहीं, बल्कि उसके मेथड्स को लेकर है। रिसेंट मंथ्स में आइस को उसके रेड्स और डिटेंशन ऑपरेशंस को लेकर काफी क्रिटिसिज्म मिला। कुछ केसेस में छोटे बच्चों को भी इमिग्रेशन डिटेंशन का सामना करना पड़ा, जिसने पूरे अमेरिका में डिबेट छेड़ दी। सवाल उठने लगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी के नाम पर इतने छोटे बच्चों को डिटेंशन में लेना क्या सही है? इसके अलावा आइस से जुड़े कुछ फेटल शूटिंग इंसिडेंट्स भी हेडलाइंस बने। इस सब के खिलाफ अमेरिका के कई सिटीज में प्रोटेस्ट भी हुए। हजारों लोग सड़कों पर उतरे और इमिग्रेशन पॉलिसीज, डिटेंशन प्रैक्टिसेस और गवर्नमेंट के डिसीजंस के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। रोज डिटेंशन सेंटर्स को लेकर नए कंट्रोवर्शियल रूमर्स और एलिगेशंस भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। लेकिन क्या ट्रंप ने इस सब की अकाउंटेबिलिटी ली? क्या उनकी पार्टी ने इसकी अकाउंटेबिलिटी ली? इट्स नॉट हिडन फ्रॉम एनीवन कि ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन के साथ भी इन्वॉल्व होता है। ऑल्सो एप्स्टीन फाइल्स के पब्लिकली रिलीज डॉक्यूमेंट्स और एलिगेशंस की वजह से ट्रंप का नाम काफी डिस्कशंस में रहा है। साथ ही ऐसा शायद ही कोई दिन जाता होगा जब ट्रंप का कोई कंट्रोवर्शियल पोस्ट ट्विटर पर ट्रेंड ना करता हो। और हम कैसे भूल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी गवर्नमेंट की इन फेमस टैरिफ पॉलिसीज, जिन्होंने उन्हें दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट्स में से एक बना दिया है। पर इतनी कंट्रोवर्सीज, इतने प्रोटेस्ट और इतने क्रिटिसिज्म के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप आज भी पावर में क्यों है? क्यों उनके सपोर्टर्स आज भी उनके कंट्रोवर्शियल डिसीजंस को सपोर्ट करते हैं? क्यों वो फिर भी बार बार इतने कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लेते रहते हैं? वाई यू आस्क? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और उसकी गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही मोटो रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी इसी स्लोगन को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाई। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका हमेशा से दुनिया को लीड और डोमिनेट करने की कैपेसिटी रखता था, लेकिन पिछली गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज की वजह से अमेरिका की ग्रोथ और ग्लोबल डोमिनेंस को बहुत नुकसान पहुंचा है। और वो अमेरिका को दोबारा वही प्रेस्टीज दिलाएगा, और उसकी ये स्ट्रैटेजी काम भी कर गई। जो लोग मानते थे कि अमेरिका को फिर से वही ग्लोबल पोजीशन हासिल करनी चाहिए, उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया और आज भी करते हैं। इन सपोर्टर्स को मागा सपोर्टर्स कहा जाता है। ये लोग बिलीव करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, चाहे वो कितने भी कंट्रोवर्शियल क्यों ना हो, वो अल्टीमेटली अमेरिका के इंटरेस्ट और उसकी ग्रेटनेस के लिए ही है। अब इसे स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस कहिए या पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, लेकिन एक बात साफ है, ये नैरेटिव डोनाल्ड ट्रंप को पॉलिटिकली रेलेवेंट और पावर में बनाए रखने के लिए काफी मदद कर रहा है। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना एक वन पार्टी स्टेट है, और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो पूरी दुनिया मानती है कि चाइना फ्यूचर में जी रहा है। एआई, एडवांस टेक्नोलॉजी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स, चाइना ने टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी प्रोग्रेस की है। लेकिन अगर बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की करें तो पिक्चर बिल्कुल अलग नजर आती है। चाइना की हैवी सेंसरशिप पॉलिसीज किसी से छुपी नहीं है। एक तरफ आपके पास दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन दूसरी तरफ आप क्या देख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं और किस टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं, इसका कंट्रोल काफी हद तक गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट के खिलाफ ओपनली क्रिटिसिज्म करना या सेंसिटिव पॉलिटिकल टॉपिक्स पर बात करना चाइना में रिस्ट्रिक्टेड है।
कई बार ऐसे टॉपिक्स जो पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बनने लगते हैं, उन्हें सोशल मीडिया से हटा दिया जाता है। सर्चेस रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं और डिस्कशंस को लिमिट कर दिया जाता है। इसका रीसेंट एग्जांपल है चाइनीज एक्टर ह्यूमन लॉन्ग से जुड़ी ऑनलाइन कंट्रोवर्सी। वीबो जो चाइनीज सोशल मीडिया ऐप है, उस पर उनके लगभग 25 मिलियन प्लस फॉलोअर्स थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर से गिरने के बाद हुई, लेकिन उनकी डेथ के बाद इंटरनेट पर कई रूमर्स और सस्पिशंस फैलने लगे। पब्लिक जानना चाहती थी कि आखिर उनकी डेथ हुई कैसे, लेकिन कुछ ही समय बाद यू मिनलोंग से रिलेटेड बहुत से पोस्ट डिलीट कर दिए गए, ऑनलाइन सर्चेस रिस्ट्रिक्ट कर दी गई और ऑनलाइन डिस्कशंस को भी लिमिट कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी क्लोज कर दी गई। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स ये भी सामने आई कि his face will be removed or edited in the dramas he starred in. It was as if एक दिन वो हर जगह था, फिर उसकी डेथ की खबर आई और धीरे धीरे उसकी वर्चुअल प्रेजेंस भी रिमूव हो गई। Till now, his death remains a mystery and for sure will be. This case just proved no matter how advanced technology you are living in, if it is controlled by someone, then it's useless. अब बात करते हैं इंडिया की। पिछले कुछ सालों में इंडिया में मोदी गवर्नमेंट को लेकर क्रिटिसिज्म काफी ओपनली देखने को मिला है। और अगर इस क्रिटिसिज्म को सबसे ज्यादा किसी ने एम्पलीफाई किया है, तो वो है इंडिया का यूथ। लेकिन ये प्रोटेस्ट सड़कों से ज्यादा सोशल मीडिया पर नजर आता है। रील्स, यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम पोस्ट और ट्वीट्स के थ्रू लोग अपनी ओपिनियंस ओपनली शेयर करते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज भी करते हैं। और यही तो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। हर सिटीजन को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। गवर्नमेंट से सवाल पूछो, उसकी पॉलिसी से अग्री या डिसअग्री करना, ये सब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन इसी बीच मोदी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन और भी स्ट्रेंथन करने के लिए सहयोग पोर्टल और नए आईटी रूल्स इंट्रोड्यूस किए। इनके थ्रू ऑथराइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज और पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट टेक डाउन नोटिस भेज सकती है और प्लेटफॉर्म्स को बहुत कम समय में उन पर एक्शन लेना होता है। इसी की वजह से ना जाने कितने गवर्नमेंट क्रिटिसाइजिंग पोस्ट रील्स वाज रिमूव्ड विदाउट एनी रीजन। तभी क्रिटिक्स का मानना है कि इससे गवर्नमेंट की ऑनलाइन कंटेंट पर कंट्रोल करने की पावर काफी बढ़ गई है। उनका कंसर्न है कि इस सिस्टम की वजह से रील्स, पोस्ट या वीडियोस को रिमूव करना पहले से ज्यादा आसान हो गया है और ट्रांसपेरेंसी और फ्री स्पीच को लेकर भी सवाल उठने लगे। वहीं गवर्नमेंट का कहना है कि ये मेजर्स सिर्फ अनलॉफुल कंटेंट, साइबर क्राइम और मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए लाए गए हैं। पर डेमोक्रेसी में फ्री स्पीच को कंट्रोल करना क्या सही है? तो चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, इंडिया हो या फिर कोई और कंट्री, तरीके सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन नजर आती है। हर गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक उसके नैरेटिव पर भरोसा करे, कहीं सेंसरशिप के थ्रू, कहीं पॉलिटिकल स्लोगन्स के थ्रू, कहीं मीडिया नैरेटिव्स के थ्रू, तो कहीं नेशनलिज्म के थ्रू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट बुरी है। हर गवर्नमेंट अपने डिसीजंस को देश के हित में बताती है। सवाल ये है कि एक सिटीजन के तौर पर हम सिर्फ सुनते हैं या फिर सवाल भी पूछते हैं। डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप, किसी भी देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ब्लाइंड सपोर्ट नहीं बल्कि इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स होते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई गवर्नमेंट लीडर या पॉलिटिकल पार्टी तुमसे कहे कि वो सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं, तो सिर्फ बिलीव मत करो, क्वेश्चंस पूछो, फैक्ट्स चेक करो और अपने ओपिनियंस खुद बनाओ। क्योंकि जब सिटीजन सोचना बंद कर देते हैं, तब किसी भी गवर्नमेंट के लिए नैरेटिव कंट्रोल करना सबसे आसान हो जाता है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो, please like, share and subscribe my channel, and I will try to make part 2 of this.